आपको ये तो पता है कि सीरिया में क्या हुआ है, लेकिन रातों रात एक बहुत बड़ा गेम हो गया दोस्तों। जब मामला अनस्टेबल होता है तो उस मामले में क्या होता है कि 10 और लोग बीच में आ जाते हैं। जब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो इजराइल ने सबको ठोक दिया और पूरे एरिया को उसने तबाह कर दिया। काफी मिसाइल तो इजराइल पहुंची नहीं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इजराइल की मदद करी। उन्होंने दंदनाता एक बयान दे दिया, एक ट्वीट कर दिया उन्होंने कि अब फिलिस्तीन भी फ्री हो जाएगा जैसे सीरिया फ्री हो जाएगा। फ्री यहां पे कोई नहीं है, इस पूरे इलाके में कोई फ्री नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आपको ये तो पता है कि सीरिया में क्या हुआ है, लेकिन रातों रात एक बहुत बड़ा गेम हो गया दोस्तों। जो लोग खुशियां मना रहे थे कि हमें आजादी मिल गई, या फिर वो लोग जो कह रहे थे कि बहुत बड़ी फतह हुई है और बशार अल असद को निकाल फेंका है लोगों ने, अब यह आजादी की खुली हवा में सांस लेंगे। गेम कुछ और है बॉस, और आज मैं आपको वो गेम समझाऊंगा। अब इसमें दो महाशक्तियां कूद गई हैं। एक रीजनल महाशक्ति है, लोकल, जिसका नाम इजराइल है, और एक ग्लोबल यानी कि पूरे दुनिया की एक विश्व महाशक्ति है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इजरायली आर्मी की यानी कि आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स की गाड़ी है, और ये है गोलान हाइट्स में। पिछले 24 घंटे में जो बफर जोन था गोलान हाइट्स का, राइट, उस गोलान हाइट्स पे इजराइल ने कब्जा कर लिया। अच्छा, मैं गोलान हाइट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन यूएस ने बॉम्ब कर दिया है सीरिया। कहां कहां बॉम्ब करा है यह भी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा। और इजराइल ऑक्यूपाइज गोलान हाइट्स बफर जोन। इजराइल गोलान हाइट्स 1967 से ऑक्यूपाई कर रखा है, और क्यों कर रखा है मैं आपको यह भी बताऊंगा। इसके पीछे भी कहानी है। लोग कहते थे ना इजराइल ऑक्यूपायर है और इजराइल ने यह करा है, वो करा है, इजराइल हैज डन दिस एंड दैट। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, और आज मैं आपको वो कारण भी समझाऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप इस मैप को देखेंगे यहां पे, तो ये याद रखिएगा, दिस इज डेमास्कस। डेमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, आपको पता ही है। ये जो गोलान हाइट्स हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, ये देखिए साहब, ये डेमास्कस है, ये गोलान हाइट्स है। इनके बीच में जो फासला है तकरीबन 65 किलोमीटर्स का है। और इजराइल ने गोलान हाइट्स पहले से कैप्चर कर रखी हैं, जैसा मैंने आपको बताया 1967 वॉर के बाद। इनके कई वॉर्स हुए इजराइल के इतिहास में, 1948-49 से वॉर्स ही वॉर्स, कई सारे। लेकिन दो मुख्य वॉर्स हुए हैं इनके, एक 67 का और एक 73 का। ये मेन वॉर्स हैं, और भी बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि दो ही हुए हैं, लेकिन दीज आर टू आइकॉनिक वॉर्स। 73 के वॉर को कहते हैं द योम किपुर वॉर, जो यहूदियों का एक होता है, यू नो, वंस अ ईयर दे हैव दिस योम किपुर व्हिच इज देयर बिगेस्ट सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, यू कैन कॉल इट। तो दोस्तों, हुआ 1967 में। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अब ये लोग बोलेंगे कि इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, इजराइल ने कब्जा कर लिया। ये तो किसी और देश का था, इजराइल ने इसके ऊपर क्यों कब्जा कर लिया, वो कब्जे की स्टोरी सुनाता हूं। बात यह है कि अगर आप बात करेंगे 1967 की, तो इजराइल के ऊपर हमला हुआ। चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हुआ दोस्तों। जब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो इजराइल ने सबको ठोक दिया और टेरिटरी लोगों की कैप्चर कर ली, क्योंकि ये जो आए थे इजराइल पे हमला करने के लिए, ये इजराइल के इलाके को लेने के लिए आए थे। ये आसपास के जितने भी मुस्लिम देश थे, उन्होंने एक दिन तय करा, आपस में बातचीत करी, प्लानिंग करी, बोला कि भाई इनको निपटाओ, तुम ऊपर से ठोकना, हम यहां से, नीचे से, साइड से, हर जगह से इजराइल को हम क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे, और तुम ये एरिया ले लेना, तुम ये ले लेना, तुम ये ले लेना। इन सब लोगों ने आपस में कागज पे वो एरिया बांट लिया, और एक दिन इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल ने 5 देशों को ठोक दिया। इसको 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल ने 5 देशों को ठोक दिया 6 दिन के अंदर, और इजराइल ने कई एरिया कैप्चर कर लिए। उसमें से एक था गोलान हाइट्स। ये एक प्लाटूनुमा एरिया है, जिससे कि इजराइल को, देखिए इसका फायदा क्या है, आप इसको देखिए। इजराइल गोलान हाइट्स से लेबनान को वॉच कर सकता है, इजराइल गोलान हाइट्स से सीरिया को वॉच कर सकता है, और इजराइल, देखिए जॉर्डन से अब इजराइल को वो खतरा नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
इसराइल डज नॉट हैव एनी डेंजर फ्रॉम द जॉर्डन साइड। इनफैक्ट जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था ड्रोन से, जब मिसाइल से, जो कि ईरान ने करा था, एट दैट पॉइंट इन टाइम जॉर्डन ने ही वो मिसाइल मारी थी, सऊदी अरब ने वही मिसाइल हवा में मार दी। काफी मिसाइल तो इसराइल पहुंची नहीं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इसराइल की मदद करी। तो हम जॉर्डन को अब नहीं गिनेंगे इसमें, बिकॉज नाउ इट इज अ न्यूट्रल कंट्री, इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द लोकल कॉन्फ्लिक्ट। ये देखिए सब, ये पूरा एरिया इसराइल ने कैप्चर कर लिया और सही करा। अच्छा, तुम हमें मारने आ रहे हो, हमारे देश का इलाका कैप्चर करने आ रहे हो, लो हमने तुम्हें ठोक दिया और तुम्हारे देश का इलाका कैप्चर कर लिया। ये सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। बाद में कोई विक्टिम कार्ड प्ले करे, पैलेस्टीनियंस की आदत है, इन सब की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, छातियां पीटना अपनी, ये हो गया वो हो गया, सच्चाई यही है, ठीक है जी। एनीवे, गोलान हाइट बफर जोन में इसराइल घुस गया और इसराइल ने वहां पे कर दिया सॉलिड काम। अब इसराइल ने क्या करा, यह जानने की आवश्यकता है दोस्तों। अगर अभी नक्शा ध्यान से देखेंगे आपको पता लगेगा, इसराइल ने गोलान हाइट्स पे तो अपने टैंक भेज दिए, अपने फौजी भेज दिए, अपनी गाड़ियां भेज दी और वहां पे जाके जो बफर जोन है उस पे जाके बैठ गए। लेकिन इसराइल ने स्ट्राइक्स इन सीरिया टारगेट वेपनरी इट फियर्स कुड बी एक्वायर्ड बाय होस्टाइल फोर्सेस। इसराइल को यह लगा कि भाई यहां पे पूरा मामला सीरिया में अनस्टेबल हो चुका है। जब मामला अनस्टेबल होता है तो उस मामले में क्या होता है कि 10 और लोग बीच में आ जाते हैं, 10 और लोग बीच में आ जाते हैं यार, और वो कहते हैं कि नहीं भाई ये मैं करूंगा, ये तो उस समय क्या होता है कि फिर जिसको कहते हैं कि लोग छीना झपटी में बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाती है और ये पूरा इलाका बड़ा ही अनस्टेबल है। इसराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मारी है। अब ये देखिए साहब, नंबर 1 मेजे एयरबेस डमास्कस, ये आप लगा लीजिए मेजे एयरबेस डमास्कस, लगभग यहां पे अटैक करा। कफ्र सोजा, इधर अटैक कर दिया। ब्रांच ऑफ द साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर डमास्कस, यहां पे ठोक दिया इसने। सेंट्रल स्क्वायर डमास्कस, ये डमास्कस के बीच में, ये मैंने यहां पे लगा रखा है सेंट्रल स्क्वायर डमास्कस। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, अब मैंने आपको सेंट्रल स्क्वायर डमास्कस बता दिया। खलखला एयरबेस, जो खलखला एयरबेस है, दिस इज द खलखला एयरबेस, राइट। और यहां पे दारा गवर्नेट है, दिस इज द दारा गवर्नेट। ये खलखला एयरबेस और दारा गवर्नेट एक साथ ही हैं, ये एडजॉइनिंग है, तो दे आर वन कॉन्टिगुअस एरिया। यहां पे इसराइल ने दबा के बॉम्बिंग करी है। और दबा के बॉम्बिंग क्यों करी है? ज्यादातर इसराइल ने यूज करे हैं अपने F-35, और भी इसराइल के पास हैं एयरक्राफ्ट, पर सुनने में आया है कि F-35 उन्होंने यूज करे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर यहां पे इंस्टेबिलिटी होती है, अगर ये एरिया में खून खराबा होता है, तो इसराइल पहुंचने में कुछ समय नहीं लगेगा। इट्स नेक्स्ट डोर, बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है। तो इसराइल ने अपना बॉर्डर मजबूत कर दिया और इसराइल चढ़ गया अपना गोलान हाइट्स पे, बफर जोन को कैप्चर कर लिया। कैप्चर क्या, वहां पे जाके बैठ गया। पहले ही बैठा था, थोड़ा पीछे था, आगे जाके इट इज नाउ, और वहां से पीछे से इसने एयर स्ट्राइक लॉन्च करे और पूरे एरिया को इसने तबाह कर दिया। क्योंकि यहां पे हथियार, जैसे ये देखिए एयरबेस, एयरबेस कैन बी यूज्ड। कफर सोजा सबर्ब है, वहां पे वेपन्स का बहुत बड़ा जखीरा था, उसको बर्बाद करा। ब्रांच ऑफ साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर, लोग कहते हैं केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, ऐसा डाउट था, ठोक दिया वहां पे, बर्बाद कर दिया उसको। सेंट्रल स्क्वायर डमास्कस, वहां पे भी बहुत हथियार थे। खलखला एयरबेस था, उसको बर्बाद कर दिया। और दारा गवर्नेट, वहां पे भी। अरे ये सारे के सारे जो एरियाज है ना, जैसा मैंने बोला, जैसा मैंने आपको बताया, गोलान हाइट्स के बफर जोन से कितना है, 65 किलोमीटर तो दूर है ये डमास्कस। इट इज जस्ट 65 किलोमीटर अवे। सो ये कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ये लो सामने 1 घंटे का रास्ता है इजराइल के बॉर्डर पहुंचना, इतना क्लोज है। तो इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी हैं और ठोक दिया, इन सबको आउट ऑफ कमीशन कर दिया है। लेकिन वहां पे अमेरिका ने एक और गेम खेला दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खासतौर से यूएस एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं दोस्तों, 75 आईसिस टारगेट्स, 75 लोकेशंस पे सेंट्रल सीरिया में। अब ये जो सीरिया है ना, सेंट्रल सीरिया, दिस इज द एरिया। अब हम एक एक एरिया आपको लगा के बताएंगे, साहब यहां पे करा, यहां पे करा, यहां पे करा, तो ऐसे लगेगा जैसे आटे की छन्नी होती है, आपको सीरिया ही नहीं दिखेगा।
यूएस ने इतने बम मार दिए पिछले 24 घंटे में लगातार। उन्होंने B-52 इस्तेमाल करे हैं, F-15 ईगल इस्तेमाल करा और A-10 वॉरथॉग इस्तेमाल करा इन लोगों ने। और लगातार जो आइडेंटिफाइड एरियाज थे, आइडेंटिफाइड एरियाज कि साहब यहां पे है, ऐसा है, इस प्रकार से है, यहां पे इस्लामिक स्टेट के वेपन्स के कैशेज हैं, यहां पे इनकी एक सप्लाई चेन है या सप्लाई लाइंस हैं, यहां पे आईसिस का हेडक्वार्टर है, यहां पे आईसिस का जमावड़ा है, कैंप्स हैं, ट्रेनिंग एरियाज हैं, सब के सब आइडेंटिफाई कर रखे थे उन्होंने। 75 के 75 अमेरिका ने रातों रात दोस्तों उड़ा दिए। कैसे उड़ाए? लोग पूछते हैं साहब कौन सा वेपन है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा जहाज है। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये B-52 है। दिस B-52 ये इनका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, पुराना एयरक्राफ्ट है, पुराना प्लेटफॉर्म है ये, राइट। और B-52 आप मॉडर्न लड़ाई में थोड़ा सा इस्तेमाल ना भी कर पाएंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन जब आपको ये पता है कि दिस इज नॉट स्टेल्थ, ये स्टेल्थ नहीं है, इसका सिग्नेचर आता है। लेकिन ये जो नीचे फोर्सेस हैं दे हैव वेरी लिमिटेड एयर डिफेंस, वेरी लिमिटेड एयर डिफेंस। तो इन्होंने भेजा, इसके अंदर पता नहीं कितने टन ऑर्डिनेंस इन्होंने मारा, खत्म करा। प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए दिस इज द F-15, इसको ईगल बोलते हैं, F-15 ईगल, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेन्स। इनफैक्ट अमेरिका ने ये इंडिया को, ये खबरें चली थी कि अमेरिका ने इंडिया को ये ऑफर करा था कि राफेल मत लो, F-15 ले लो। इट्स अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट, इट्स अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट, नो डाउट अबाउट इट। अमेरिकन खुद यूज कर रहे हैं F-15 एंड दिस इज द A-10 वॉरथॉग। A-10 वॉरथॉग का ये है कि आप देखिए इसके मुंह के आगे ना, दिस इज दैट समथिंग लाइक मिनी गन होती है ना, GAU गैटलिंग, 4 to 7,000 राउंड्स पर मिनट फायर करता है। इसके यहां पे कैनन भी लगी है साइड में। इट्स लाइक अ फ्लाइंग आर्टिलरी थिंग। ये ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं इसके पास, मिसाइल भी हैं, मिक्स एंड मैच है पूरा। वेरी वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट, बहुत तगड़ा एयरक्राफ्ट है। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स यूज करके अमेरिका ने 75 टारगेट 24 घंटे के अंदर बर्बाद कर दिए। अब दोस्तों मैं आपको समअप करके बताता हूं कि गेम क्या है। देखिए, अब जो जुलानी है, जो हेड है फॉर्मर अलकायदा का, हु वाज लीडिंग द रिबेल्स ना, जुलानी ये कहता है कि आइए, जितने भी सीरिया के रेफ्यूजी बाहर चले गए, भाग गए, वापस आइए सीरिया। और क्यों आइए सीरिया? आप आइए क्योंकि हम एक कैलिफेट बनाएंगे, हम खिलाफत बनाएंगे। तो जिसको भी गलतफहमी है, जिसको गलतफहमी है कि वहां पे डेमोक्रेसी, जैसे हमारे मीरवाइज उमर फारूक साहब कश्मीर के, उन्होंने दंदनाता एक बयान दे दिया, एक ट्वीट कर दिया उन्होंने कि अब फिलिस्तीन भी फ्री हो जाएगा जैसे सीरिया फ्री हो जाएगा। फ्री यहां पे कोई नहीं है यार, इस पूरे इलाके में कोई फ्री नहीं है। वो कहता है कि मुझे कैलिफेट बनानी है। कैलिफेट यानी कि खिलाफत। खिलाफत का तो खलीफा होता है, तो खलीफा कौन बनेगा? कुछ नहीं है। सीरिया के लोग पहले भी बेचारे बदकिस्मत थे, आज भी बदकिस्मत हैं। उनके पुराने मालिक बशार अल असद वो निकल गया, और मालिक को जो कठपुतली जैसा नचा रहे थे ईरान और रशिया, वो निकल गए। अब दूसरा मालिक ये जिलानी आया है, जोलानी, या जोलानी की जगह कोई और आया है, वो आएगा, वो पता लग जाएगा आपको कुछ दिनों में। और इनको चलाने वाले होंगे अमेरिका और तुर्की। यानी कि ईरान और रशिया गए, अमेरिका और तुर्की आए, बशर अल असद गया, जुलानी आया। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, राइट, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जिसको भी ये गलतफहमी है कि ये डेमोक्रेसी होगी, फ्री विल होगी और फ्रीडम होगा, कोई फ्रीडम नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं, ये ढकोसला है, 420 है। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये आप वीडियो सेव कर लेना, वहां पे कुछ नहीं होने वाला, पहले से और बदतर होगा। दैट इज द नेचर ऑफ दैट प्लेस। वहां पे सिर्फ एक ही डेमोक्रेसी, दैट इज इजराइल, बाकी सबका बेड़ा गर्क है वहां पे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।